E2 रिएक्शन से E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर द बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो तो सबसे पहले हमें एल्काइल हैलाइड तक जाना चाहिए। एल्काइल हैलाइड कैन डायरेक्टली बी कन्वर्टेड टू एनी अदर organic compound or not directly, even if not directly then indirectly. So in any organic synthesis alkyl halides are most of the times the best starting materials, right? तो E2 reaction of alkyl halide, उसके अलावा E1 reaction of, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? E1 reaction of alkyl halide alcohol, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? उसके अलावा एक और रिएक्शन है फ्रॉम विक डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। ये रिएक्शन है डाई डीहेलोजिनेशन, या इसको डीहेलोजिनेशन भी बोल लेते हैं। डीहेलोजिनेशन का मतलब X2 का निकलना, ठीक है ना? अगर हम कोई इस तरह का कंपाउंड ले लें, विसिनल डाई हैलाइड, उसे NaI और एसीटोन के साथ ट्रीट करें या जिंक डस्ट के साथ हीट करें तो डबल बॉन्ड बन जाता है। इसको डीहेलोजिनेशन बोलते हैं, यानी हैलोजन का रिमूवल। ये एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, करते हैं, इसका मैकेनिज्म करते हैं। अगर मान लो ये एंटी एलिमिनेशन है, इसलिए इनका ट्रांस में होना जरूरी है, ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर हम NaI और एसीटोन से करें तो I माइनस क्या करता है ना, इसको रिमूव करता है, ठीक है ना? मतलब इसको ये एक IX बन जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। और I और X ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है और X माइनस अलग चला जाएगा जो Na प्लस के साथ चला जाएगा, ठीक है ना? ये एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना? अगर जिंक डस्ट के साथ किया जाए तो जिंक पहले बीच में आ जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। इसमें भी यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्यों? ये पार्शियली नेगेटिव है और जिंक जो है पार्शियली पॉजिटिव है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना? तो ये ऐसे निकल के चला जाएगा। तो ये एल्कीन बन जाएगी। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन है तो स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इराइथ्रोकसिस और थ्रियो का ट्रांस मिल जाएगा, क्यों? करके देखें। स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात जरा देखते हैं। मान लो हमने इस तरह का Cl ले लिया, Cl ले लिया, ये थ्रियो है, इट इज थ्रियो। और NaI एसीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन होना है। तो जरा इसको कर लें, न्यूमैन में कर लें इसको।
इस कार्बन को मैंने बैक साइड पर लिया है और इस कार्बन को फ्रंट पर लिया है। तो फ्रंट पर ऊपर क्या है, राइट में Cl और लेफ्ट में H, और रियर पे क्या है भाई, रियर पर ऊपर तो मिथाइल ही आएगा ना, राइट में क्या आएगा H और लेफ्ट में क्या आएगा Cl। इन दोनों Cl को अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें बोलो, अगर इसको रियर कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो दोनों क्लोरीन अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा देखो, न्यूमैन का फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन, फ्रंट पर तो कोई चेंज किया नहीं और रियर पर चेंज किया, Cl यहां आया, मिथाइल यहां आया और H यहां आया। अब आप NaI से करा रहे हो तो I माइनस क्या करेगा, इसको ले जाएगा Cl को, क्यों, तो ये Cl यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा फ्रंट और रियर कार्बन के बीच में। जैसे ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है तो इनके बीच में अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों हट जाएंगे, क्यों, ये Cl भी तो चला जाएगा ना। तो क्या बचा, जो दिख रहा है वो बना देता हूं। सामने वाले कार्बन पर ऊपर मिथाइल बचा और लेफ्ट में H बचा, यही तो हुआ ना। और रियर कार्बन पर क्या हुआ भाई, यहां मिथाइल है और यहां H। जरा ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के फ्रंट पर मिथाइल ऊपर और रियर का भी मिथाइल ऊपर, तो कैसा एल्कीन बना ये, सिस एल्कीन। तो फ्रंट कार्बन को हम जनरली यहां लेते हैं, मतलब कोई रूल नहीं है, ये सिस एल्कीन बन जाएगा। त्रियो ऑप्टिकली एक्टिव से सिस, इराइथ्रो से ट्रांस। ये इराइथ्रो ऑप्टिकली एक्टिव है, NaI एसीटोन से हीट किया, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। कैन यू फाइंड आउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन? न्यूमैन से करना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए बताओ, इस कार्बन को फ्रंट पे ले लेते हैं, इस कार्बन को रियर पे ले लेते हैं, तो बताना जरा, फ्रंट कार्बन पर सबसे ऊपर क्या है बेटे, पीएच, और राइट में क्या है, ब्रोमो, लेफ्ट में क्या है, एच। रियर कार्बन पर ऊपर क्या आएगा, पीएच, राइट में क्या आएगा, ब्रोमो, और लेफ्ट में क्या आएगा, एच। ये फुल्ली एक्लिप्स्ड बना है, लेकिन एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या दोनों ब्रोमो को अपोजिट जाना पड़ेगा? तो रियर कार्बन को कितने डिग्री कौन से डायरेक्शन में घुमाएं? 180 किसी भी डायरेक्शन में, क्यों? तो क्या बन जाएगा बताओ? फ्रंट कार्बन हमने डिस्टर्ब किया नहीं, पीएच, ब्रोमो और एच। रियर कार्बन का ब्रोमो इधर आ गया, क्यों? सारे ही अपोजिट हो जाने हैं फिर तो। अब NaI आएगा, NaI एसीटोन, I माइनस किसको ले जाएगा, इसको Br को ले जाएगा, तो ये Br यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये अपने आप निकल जाएगा। क्या बचा बताओ? फ्रंट पर क्या बचा और रियर पर क्या बचा, और उसके हिसाब से सिस ट्रांस का फैसला करना है। फ्रंट पर पीएच है ऊपर की ओर और एच है लेफ्ट में, रियर पर पीएच नीचे है और एच राइट में। ये कैसा अल्कीन है बताओ, सिस या ट्रांस? इज इट ए ट्रांस अल्कीन? कैसे पता? दोनों कार्बनों के फिनाइल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये फिनाइल इधर, तो दूसरा फिनाइल अपोजिट। आपको बताऊं कि जब क्वेश्चन होगा तो उसमें आंसर में ऐसे ही आंसर्स दिए होंगे ना,
ये सब तो वो ट्रिक है जिससे आपको पता लगेगा कि सही आंसर क्या है। समझ में आ रही है बात? कर लोगे अभी? एस्टर्स फ्रॉम पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर की पायरोलिसिस से अल्कीन बनता है। पायरोलिसिस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीटिंग से होती है, जो केवल हीट करने से रिएक्शन होती है, उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना? अगर हम कोई एस्टर ले लें, कोई भी एस्टर ले लो, COO, CH2, CH2, R-, और अगर हम केवल इसे हीट कर दें, ठीक है ना, तो ये बीटा H निकल जाता है, जिसकी वजह से अल्कीन बन जाता है। तो अल्कीन बनेगा ये वाला R- प्लस RCOOH बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना? यहां से बॉन्ड टूट जाता है और यहां अल्कीन बनता है और ये एसिड बन जाता है। ये हिस्सा मैकेनिज्म देख लो इसका। पायरोलिसिस वाली मैकेनिज्म हमेशा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरती है। अभी अभी हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेशन बाई हीटिंग भी देखा था, याद है? उसमें भी साइक्लिक TS बनता था। जब हम अल्केन्स पढ़ रहे थे तो डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था ना, CO2 का रिमूवल। तो उसमें एक तो सोडा लाइम से था और दूसरा केवल हीटिंग से बीटा कीटो एसिड वगैरह को हीट करके CO2 निकाल लेते थे। ठीक है ना? तो वो भी हीटिंग से जब भी रिएक्शन होती है तो TS से होकर जाती है। तो जरा देखो इसमें क्या होगा। ये है, अगर हम हीट करें तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसको ट्रैप करता है। तो ये इधर आता है और ये इधर चला जाता है। देख रहे हो ना? रिएक्शन पासेस थ्रू अ साइक्लिक TS वेयर सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक TS। अगर साइक्लिक TS 6 मेंबर्ड की हो जाए तो और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। बताओ राइट में क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। राइट में बन जाएगा अल्कीन और लेफ्ट में बन जाएगा एसिड। ये C डबल बॉन्ड O का C सिंगल बॉन्ड OH है और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये अल्कीन ऐसा बन जाएगा। देख रहे हो ना? अगर यहां पर बीटा पोजीशन पर कई सारे कार्बनों का ऑप्शन हो तो जो लीस्ट क्राउडेड है वो बनता है, यानी हॉफमैन अल्कीन प्रीफर्ड होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अगर मान लो किसी एस्टर में इस कार्बन के लिए ऑप्शन हो, बीटा पोजीशन के कार्बन के लिए ऑप्शन हो, ये अल्फा है, बीटा के लिए 2 ऑप्शंस हैं और इस O को एक H ट्रैप करके लाना है। ये वाला H ला सकता है, ये वाला H ला सकता है। कौन सा लाना चाहिए? हॉफमैन अल्कीन बनना प्रीफर्ड होगा। अगर हीट करोगे इसके 2 टुकड़े वैसे ही हो जाने हैं, इधर की ओर एसिड बन जाएगा, इधर एल्कीन बनेगा। लेकिन एल्कीन के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो यहां डबल बॉन्ड बन सकता था और या तो यहां। किधर बनना पसंद करेगा ये? हॉफमैन। ठीक है ना? तो ये आप MECOOH तो अलग रख दो और साथ में डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा CH2 CH3। हाँ, ये बात समझ में आ गई?
एस्टर का C डबल बॉन्ड O और बीटा कार्बन का H दोनों सेम साइड में होने चाहिए। ठीक है ना। जरा इसको देखो, ऑक्सीजन से ये ग्रुप लगा रखा है और ये एस्टर का ग्रुप पूरा फाइनली लगा हुआ है। हीट किया जाए, बोलो। ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा है, उसके बाद वाले बीटा कार्बन हैं। किधर की ओर एल्कीन बनना प्रीफर्ड होगा, लेफ्ट में या ऊपर की ओर? क्यों? हॉफमैन एल्कीन बनाना प्रीफर्ड होता है इसमें। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? सिन एलिमिनेशन होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे मान लो हमने यहां पर OCO Me ले लिया और यहां पर H ड्यूटेरियम और मिथाइल ले लिया। दो कायरल सेंटर्स हैं, यहां डबल बॉन्ड आना है। यहां डबल बॉन्ड आने के बाद ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है ना। तो सिन एलिमिनेशन में क्या होगा, ये जरा देख लो। सिन के लिए हमें फुल्ली एक्लिप्स्ड बनाना चाहिए। तो एक्लिप्स न्यू मैं बनाता हूं। फ्रंट कार्बन पर है OCO CH3 और इधर की ओर है H और इधर की ओर है मिथाइल। रियर कार्बन पर मिथाइल ऊपर है, H राइट में है और D लेफ्ट में है। ठीक है ना, देख रहे हो आप? ये थ्रियो जैसा है। हीट किया आपने, ये सामने ही H पड़ा हुआ है। क्यों? यही तो बीटा H है ना, बीटा H यही तो है ना, निकाल ले जाएगा ये। चलो एक बार को इसको कुछ और ET लिख देते हैं। ET ड्यूटेरियम की जगह ET इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहां पर हाइड्रोजन का कोई चांस ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह D भी तो जा सकता था। ठीक है, H को निकाल लेगा, ये ग्रुप निकल के चला जाएगा, CH3COOH बन के यहां से चला जाएगा ये। और सिन में हो तभी होता है, एक ही साइड में होना चाहिए। तो बचा क्या? जो बचा उसके लिए बताना सिस होगा या ट्रांस होगा। यहां पर मिथाइल फ्रंट पर है और H लेफ्ट में है, और यहां रियर का मिथाइल भी ऊपर की ओर है और जो इथाइल ग्रुप है वो यहां है। बताओ ये कैसा एल्कीन है, सिस या ट्रांस? सिस एल्कीन। कैसे पता लगा कि ये सिस एल्कीन है? एक फ्रंट कार्बन का मिथाइल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रियर कार्बन का मिथाइल है। ठीक है ना। तो हम इसको हीटिंग के बाद लिख सकते हैं ये एक सिस एल्कीन है। मतलब पहले केमिकल रिएक्शंस में chemical reactions of alkenes. Chemical reactions of alkenes. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। AE बोलते हैं हम इसे। मैंने आपको एक बार बताया था कि एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। किसी एडिशन रिएक्शन में जो रिएजेंट आता है वो इस तरह का होता है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल भी होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। न्यूक्लियोफाइल भी होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। ठीक है ना। तो अगर ऐसे लिख देता हूं, मैं जरा कंपैरिजन कर देता हूं। जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है।
यानी इसमें से न्यूक्लियोफाइल भी निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल भी निकलेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आरडीएस में अटैक करता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आरडीएस में अटैक करता है तो हम रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि तब न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में आएगा और एडिशन हो जाएगा। किसी एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों बारी बारी से एडिशन करते हैं, बात समझ में आ रही? लेकिन जो रिएजेंट आरडीएस में अटैक करेगा उसी के हिसाब से रिएक्शन की नेमिंग की जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा? इस एडिशन रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आरडीएस पहला ही स्टेप हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एडिशन के समय आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर ले और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, और आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले और इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो बाद में आए और वो भी फास्ट स्टेप में आए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं ऐसे एडिशन को क्या कहा जाएगा बेटा? बोलो, क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। In an addition reaction, electrophile and nucleophile both are added stepwise, but reaction is named according to the fact that which reagent is added in RDS. If electrophile is added in RDS, the addition is named as electrophilic addition. If nucleophile is added in RDS, reaction is named as nucleophilic addition. That's it. And RDS is not necessarily the very first step. RDS may be second step, third step also, but the thing is reaction will be named accordingly. Reaction will be named according to the reagent which attacks in RDS. ठीक है, तो अपने को तो ध्यान रखना है एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक, और हमें दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स, एई रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जनरेट करेगा, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल को आ जाना है और एक जगह न्यूक्लियोफाइल को आ जाना है। ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, दो तरह की मैकेनिज्म होती है। एक होती है क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, एक होती है क्लासिकल कार्बोकैटायन सीसी प्लस मैकेनिज्म। सीसी प्लस मैकेनिज्म में क्या होता है? सीसी प्लस मैकेनिज्म में पहले सीसी प्लस मैकेनिज्म में पहले आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल आता है, एल्कीन ने इसके ऊपर अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल को ले गया, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, क्लासिकल कार्बोकैटायन है, जैसा कार्बोकैटायन बनता है वैसा है। और इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि एल्कीन की रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोकैटायन के थ्रू होती हैं, इसीलिए एल्कीन्स को 11th में पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन और उसका रीअरेंजमेंट और बाकी चीज़ें तो हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर 11th में दे रखा है, तो जरा उसीलिए इसका सीक्वेंस डिबेटेबल है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल एक फास्ट स्टेप में आता है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है, रियर से भी आ सकता है, इसलिए अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट होगा तो उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ पर विचार किया जाएगा। ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यानी कि सीसी प्लस मैकेनिज्म में एक इलेक्ट्रोफाइल पहले एक जगह आ जाता है, दूसरे पड़ोसी कार्बन पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, उस प्लस चार्ज में अगर रीअरेंजमेंट होना है तो वो सब हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है जो कि एक फास्ट स्टेप में आता है। रिएक्शन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इन आरडीएस। ठीक है ना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन
NCC प्लस मैकेनिज्म। NCC प्लस मैकेनिज्म की खास बात यह है कि इसमें ऐसा रिएजेंट चाहिए होता है जो इलेक्ट्रोफाइल बनाए तो उस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर भी हो, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो कि RDS में अटैक करेगा। हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन एक्चुअली जब हम एरो दिखाते हैं, कर्व्ड एरो, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो उधर से आने वाला है, ठीक है ना। तो आ गया भाई, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक कर लिया और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंट एट दिस इलेक्ट्रोफाइल, इट अटैक्स हियर टू मेक इट अ साइक्लिक कैटायन। प्लस चार्ज ये खुद के ऊपर एकोमोडेट कर लेता है और एक साइक्लिक कैटायन बना लेता है। यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है एंड रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट। और अब न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल हालांकि फास्ट स्टेप में आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से ही आना संभव है अब इसके लिए। अभी हम लोगों ने NGP पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है, वैसा ही है ये। तो इसमें अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया तो ये वाला अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल दोनों कार्बनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है जहां क्राउडिंग कम हो, सॉरी जहां पर क्राउडिंग ज्यादा हो वहां अटैक होता है। मैं भी बताऊंगा आपको सब डिटेल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से चलती है, CC प्लस और NCC प्लस। CC प्लस मैकेनिज्म तो सिंपल क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है जो रीअरेंज भी कर सकता है। NCC प्लस वो मैकेनिज्म है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के खुद के पास लोन पेयर भी है और ये इस लोन पेयर की वजह से साइक्लाइजेशन करके और प्लस चार्ज को खुद के ऊपर एकोमोडेट कर लेता है ज्यादा स्टेबिलिटी के चक्कर में। ये एक तरह का प्लस एम इफेक्ट है, बात समझ में आ रही है। और जब ये अब ये जो कैटायन बना है ये क्लासिकल नहीं है, जैसा कार्बोकेटायन हमने हमेशा देखा है वैसा नहीं है और इसमें रीअरेंजमेंट का भी चांस नहीं है और एक तरफ से क्राउडिंग भी हो चुकी है। तो न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट डायरेक्शन से ही आने का चांस है, ठीक है ना। जहां पर उसको ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी वहीं अटैक कर लेगा। क्लियर है। एजेंट हैं जिनका एडिशन हमें यहां पर पढ़ना है। 4 रिएजेंट्स का एडिशन केवल हमें एल्कीन्स में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा रिएजेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रोफाइल भी रखता है और न्यूक्लियोफाइल भी रखता है। कौन कौन से वो रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है? एक तो HX है और एक H2O है, ठीक है ना, और एक X2 है और एक है HOX, हाइपोहेलस एसिड। इनमें से ये दोनों CC प्लस मैकेनिज्म से जाते हैं और ये दोनों NCC प्लस मैकेनिज्म से एडिशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? सो लेट अस स्टार्ट एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन। एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन। जब मैं ये वाला टॉपिक पूरा कर लूंगा तो जो क्वेश्चन अगर आपके कोई बचे तो पूछ लेना, मेरे ख्याल से तब सब क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, वरना आपको कुछ क्लियर हो जाए ये अपने आप में एक बहुत ही हाइपोथेटिकल फिनोमेनॉन है, ठीक है। रिएक्शन क्या है? एक डबल बॉन्ड लिया है हमने, या पहले ये नहीं करते, पहले अनसिमेट्रिकल नहीं लेते, ये ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड C लिया, HX से एडिशन करवाया। बताने की जरूरत नहीं है कि पहले H प्लस आएगा RDS में, रिएक्शन को शुरू करेगा, ठीक है ना। किसी एक कार्बन पर लग जाएगा और पड़ोसी कार्बन पर बन जाएगा प्लस चार्ज। फिर फास्ट स्टेप में X माइनस ने आना है, ठीक है। जब ये फास्ट स्टेप में आ जाएगा तो एक जगह X लग जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज एन एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन वाला जो NCERT का पहला चैप्टर है वो हम पढ़ सकते हैं इसके बाद। हमने हेलो एल्केन की SN1, SN2, E1, E2, E1, CB सारी रिएक्शंस पहले पढ़ लिया है। आज हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात?
बात समझ में आ गई। रिएक्शन में एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है ना, में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जरा इसके की पॉइंट्स लिखो। ये मैकेनिज्म तो मैंने पहले ही बता दिया था। कौन सी मैकेनिज्म है ये, सीसी प्लस या एनसीसी प्लस? सीसी प्लस मैकेनिज्म, ठीक है ना। एनसीसी प्लस में क्या खास बात हो जाती है, वहां पर साइक्लिक कैटायन बन जाता है, क्लासिकल सिंपल कार्बोकेटायन नहीं बनता और वहां रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। जब पहला पॉइंट लिखो, राइट फास्ट। लिखो, इन फर्स्ट स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस लिख देना, ई प्लस और ब्रैकेट में लिख देना एच प्लस। एच प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। इन फर्स्ट स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन एल्कीन, इट इज आरडीएस। दूसरा पॉइंट लिख लो, intermediate of the reaction is a carbocation. Intermediate of reaction is a carbocation. Rearrangement is possible. अगला पॉइंट लिखो, in second fast step न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लिख देना एक्स माइनस, विच इज द न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली इन दिस केस है, अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन टू गिव एडिशन प्रोडक्ट, टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, reaction is initiated by electrophile. Reaction is initiated by electrophile. That means if electrophile is absent, reaction will not start. क्यों? And second step can be caused by almost any nucleophile. Second step can be caused by almost any nucleophile. मतलब दूसरे स्टेप का प्रॉब्लम नहीं, दूसरा स्टेप कोई भी गिरा से गिरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, कोई भी स्लो वीकेस्ट वो भी कर लेगा। प्रॉब्लम तो ये कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल जरूरी है। बात समझ में आ रही? एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए फिर दूसरा स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट कोई भी न्यूक्लियोफाइल करवा सकता है। समझ में आ रही बात? एक और पॉइंट लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूं, एई रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बोलो, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एई रिएक्शन क्या होगा बोलो? CBA हो जाएगी, ठीक है। ये स्टाइरीन है और इस कंपाउंड का नाम है स्टिलबीन। बोलो, इन दोनों में अगर हम HX से एडिशन करवाएं तो कौन ज्यादा फास्ट होगा, R1 या R2? रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगी? जिसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व ज्यादा स्टेबल होगा। R2 विल बी ग्रेटर। एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? R1 इज ग्रेटर देन R2। चलो बात करते हैं
इसमें जो कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है वो कौन सा होगा? ऐसा होगा जिसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है, क्यों, और प्लस 3 अल्फा एच भी है ना। और इसमें जो कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा वो कैसा होगा? इसमें भी रेजो स्टेबिलिटी होगी, हाँ? नहीं, अल्फा एच की बात तो छोड़ो, इसमें इस वाले दूसरी वाली रिंग का माइनस आई भी लग रहा है क्योंकि वो दूर है। बात समझ में आई? तो ये ज्यादा स्टेबल निकला, इसलिए R1 इज फास्टर देन R2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम तुरंत ही आंसर नहीं देंगे, पहले हम कार्बोकेटाइंस बनाएंगे और उनका देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये अल्कीन है, ठीक है ना। बोलो, आपको तो सभी मोर क्राउडेड कार्बन पे प्लस चार्ज बना देना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल। 2 1 4 3। आपने 3 को स्लोएस्ट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ माइनस एम माइनस आई है, तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसको अनस्टेबिलिटी होगी। और 2 को फास्टेस्ट क्यों कहा? प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और यहाँ माइनस आई है इसे। ठीक है, समझ गया ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी, उसमें रीअरेंजमेंट वगैरह होना है वो सब भी हो जाएगा, तब फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो बताओ, HI क्या बन जाना है? आई बन जाना है भाई। क्यों? क्या ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा या आयोडो इथेन? बस आप तो बताना कि आई कहां आएगा। ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी सिमेट्रिकल हो तब तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सिमेट्रिकल हो तब तो प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकल हो तो एक जगह H आ जाएगा और एक जगह I आ जाएगा। अगर कायरल सेंटर है तो प्लस माइनस दोनों बन जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। C डबल बॉन्ड C में कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है। इफ आफ्टर एडिशन both carbons become chiral, then 4 products are formed. क्यों? अगर दोनों कायरल हो गए तो RR, बोलो कौन कौन से 4 बनेंगे? बोलो RR, SS, RS, SR। ठीक है ना। If one carbon becomes chiral, then 2 products। क्यों? अगर एक ही कार्बन कायरल हुआ तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, या एक R एक S। ठीक है ना। If none of the carbons become chiral, अगर कोई भी कायरल नहीं रहा तो एक प्रोडक्ट तो मिलेगा ना कम से कम। क्यों? एक तो मिलेगा, जैसे पहले एग्जांपल में मिला है। कोई कायरलिटी वायरलिटी नहीं हुई तब भी एक तो मिलेगा। अगर कोई एक ही कार्बन कायरल हो गया तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दोनों कार्बन कायरल हो गए, ये sp2 है और बाद में sp3 होने ही वाले हैं। दोनों कार्बन अगर कायरल हो गए तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, सारी जो भी बातें हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। मतलब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। अब जरा इस एग्जांपल को देखो। मान लो हमने ले लिया HBr, डबल बॉन्ड के एक कार्बन को H+ अटैक करेगा और दूसरे पर Br- को आना है। क्यों?
तो अब सवाल ये है कि किस पर कौन आए। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए वो सिमेट्रिकल थे, किसी पर भी आ जाता, फर्क नहीं पड़ना था फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में, लेकिन अब तो फर्क पड़ेगा क्योंकि अब ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहां पर वो रूल आता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में MKW रूल। जरा इसको आप लिखें, मार्कोनी-कॉप्स रूल का जरा स्टेटमेंट लिखें। व्हेन HX is added on an unsymmetrical alkene, when HX is added on an unsymmetrical alkene, then H plus goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogens. H plus goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogens. मतलब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर H प्लस जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी रिच बिकम्स रिचर। क्यों? आप देख रहे हो, मान लो हमने ये डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, HX का एडिशन करवा रहे हैं, H प्लस आएगा पहले, फिर X माइनस को आना है। तो डबल बॉन्ड के कौन से वाले कार्बन पर H प्लस को जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? राइट वाले पर। क्यों? क्योंकि अगर ये राइट पर जाता है तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। फिर X माइनस आ जाता है। तो इसमें बता दो क्या होगा, Br कहां जाएगा? ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है, फास्ट स्टेप में आता है और ज्यादा स्टेबल कार्बन पर आता है। यहीं पर नहीं, अगर ये रीअरेंज होकर और स्टेबल हो जाए तो वो होने देगा, तब आता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बाद में आता है और ज्यादा स्टेबल कार्बन पर आता है, मोर स्टेबल कार्बन पर, ठीक है ना। ये मार्कोनी-कॉप्स का एक मॉडिफाइड रूल भी है। मार्कोनी-कॉप्स ने इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया था, मॉडिफाइड रूल ऑफ मार्कोनी-कॉप्स। लिखो, मॉडिफाइड रूल ऑफ मार्कोनी-कॉप्स। मार्कोनी-कॉप्स ने क्यों कहा कि H प्लस ज्यादा हाइड्रोजन रखने वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर आएगा? क्योंकि वो जानते हैं कि जहां अगर वो वहां आएगा तो जो प्लस चार्ज बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहे, इसी बात को ध्यान में रख के इलेक्ट्रोफाइल आता है ना। तो लिखो इस बात को जरा, मॉडिफाइड रूल ऑफ मार्कोनी-कॉप्स लिखो। इलेक्ट्रोफाइल comes in a manner so that it can give rise to a more stable carbocation. I repeat, electrophile comes in a manner so that it can give rise to a more stable carbocation. इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से आता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। बात समझ में आ रही? अपने को ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव वाला बाद में आएगा और सर्वाधिक स्टेबल कार्बन पर आएगा। समझ रहा ना? डबल बॉन्ड का कार्बन तो छोड़ो, डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर प्लस चार्ज बन जाएगा, अगर वो रीअरेंज हो जाएगा तो वो भी हो जाने दो, तब न्यूक्लियोफाइल आएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? चलो जरा एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। फिर ये थर्ड एग्जांपल था। बताओ अगर हमने HI का एडिशन किया तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा, यानी I माइनस कहां आएगा, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में या राइट में? राइट में। क्यों? ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? और ये कायरल भी हो जाएगा। कायरल होगा तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से दोनों? R और S। जरा इसमें बताना, HI को ऐड करना है, कहीं पर भी एक जगह आ जाएगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? क्या बात कर रहा है? कायरल थोड़ी हो रहा है। अच्छा चलो इसमें देखो, डबल बॉन्ड है, एक जगह मिथाइल है और एक जगह इथाइल है। HI ने एडिशन करना है, पहले देख लो फिर लिखना। बोलो मुझे एक बात पहले बता दो, I माइनस को कहां आना चाहिए, मिथाइलेटेड कार्बन पर या इथाइलेटेड? मिथाइलेटेड पर। क्यों?
ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों ज्यादा स्टेबल बनेगा? अल्फा एच ज्यादा है। तो ये तो तय हो गया कि आई यहां आएगा, यहां आई आएगा तो ये कायरल हो जाएगा, और यहां एच आएगा तो ये भी कायरल हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट्स। यहां आई और मिथाइल, और यहां इथाइल और एच। और क्योंकि ये दोनों ही कार्बन कायरल हो रहे हैं, इसलिए कुल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा? 4। अब आप नोट करें। बोलो भाई, HCl का एडिशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों? कार्बोकेटाइन के बारे में तो बहुत जान चुके, अब कितना पढ़ोगे? बताना जरा। बोलो पहले वाले में Cl माइनस कहाँ आएगा? बाहर या रिंग पर? रिंग पर। जहां प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा वहीं पर आएगा। इसमें बोलो। हाँ, इसको समझ रहे हो ना? अगर ये नहीं होता तो ये पहला एग्जाम्पल था। क्यों? तो ये बाहर से ये रिंग रहने दो ऐसे जैसे है, बस ये बाहर वाली रिंग जैसे है वैसी पड़ी रहेगी। ये रिंग एक्सपेंशन करके जरूर ये 6 मेंबर्ड हो जाएगी, जहां एक जगह Cl आ जाएगा, जहां पर मिथाइल आएगा। क्यों? जहां पर मिथाइल आएगा वहीं Cl आ जाएगा। ये बोलो, Cl कहां आएगा? रिंग पर या बाहर? बाहर, क्योंकि वहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। एक चीज और लिख लो जरा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। या इसको खैरश इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, खैरश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। जरा लिखो। अगर हमने कोई अल्काइल परऑक्साइड ले लिया या कोई एसाइल परऑक्साइड ले लें, मतलब परऑक्सी लिंक वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है कार्बन वाला, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ से उल्टा होता है। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br माइनस को यहां आना चाहिए था, इस बार Br यहां आएगा बाहर की साइड, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। यही रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही है कि इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल परऑक्साइड HBr is added on an unsymmetrical alkene according to opposite to Markovnikov's rule. लिखो, in presence of alkyl peroxide, in presence of alkyl peroxide or acyl peroxide, in presence of alkyl peroxide or acyl peroxide, HBr is added on an unsymmetrical alkene in a manner opposite to Markovnikov's rule. HBr is added on an unsymmetrical alkene in a manner opposite to Markovnikov's rule. ठीक है ना? In a manner opposite to Markovnikov's rule. एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब मार्कोनिकॉफ से अपोजिट। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? सिमेट्रिकल एल्कीन पे पता नहीं चलेगा ना कि कहां पर ऐड हुआ, क्योंकि दोनों और सेम सिचुएशन होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पता लग जाएगा कि भाई बाहर ऐड हुआ या भीतर ऐड हुआ। ठीक है ना?
अगला पॉइंट, इसमें एक नोट लिखो नीचे, peroxide effect is observed only in case of HBr. Peroxide effect is observed only in case of HBr. और दूसरा नोट लिखो, HF, HCl and HI do not follow this rule. HF, HCl and HI do not follow this rule. ठीक है ना, केवल HBr पर होता है। तो इसमें दो सवाल हैं, क्या? एक तो ये कि क्यों ये Br वाला जो हिस्सा है वो बाहर की ओर ऐड होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि HBr पर ही क्यों ये अप्लाइड है, HF, HCl और HI क्यों नहीं इसको फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है ना।